भी जो आपकी यहाँ पे जानकारी होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे समझा जाता है। एक आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, राइट। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपका जो एसएससी जीडी का पेपर होता है, राइट, एसएससी जीडी और इसके अलावा एमटीएस में मैं बता रहा हूँ, दोनों बता रहा हूँ आपके लिए, नाम से फेंक ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके जो पेपर होते हैं एसएससी जीडी और एमटीएस के, इसमें से, हाँ जी, आप वेरी गुड मॉर्निंग रोशनी जी। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, आपको गेम से जुड़े हुए, गेम से या फिर जो गेम की जो ट्रॉफी जुड़ी हुई होती है उसकी, इनके नाम जरूर पूछा, या तो गेम से जुड़ा हुआ कोई नाम पूछा जाएगा। मैं बढ़िया हूँ रोशनी जी, आप लोग बताइए। देखिए जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग संजय, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, राइट। मतलब जितना भी आपका डिटेल्ड एनालिसिस हो सकता है उसको आज हम लोग यहाँ पे आपका ट्राई करेंगे, ठीक है। और ट्राई का मतलब ट्राई ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ यहाँ पे जैसे पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ आपको, कि आप लोगों ने यहाँ पे एक नाम सुना होगा, रणजी ट्रॉफी। बोलिए, सबने सुना है रणजी ट्रॉफी? किससे संबंधित है रणजी ट्रॉफी? जरा फटाफट बताइएगा, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी, दो ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पे, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल। मतलब तीन ऑप्शन है आपके लिए, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल, ठीक है। अमित का राइट आंसर आ चुका है, संजय का राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए, ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? हॉकी होगा, क्रिकेट होगा या होगा फुटबॉल? देखिए कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाते हैं। हम्म हॉकी लग रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके लिए यहाँ पे क्रिकेट, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रिकेट, ठीक है। तो ये तो देखिए सवाल आता है, वन लाइनर सवाल होते हैं, ज्यादा यहाँ पे कठिनाई आपके लिए होती नहीं है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस हो जाए उन सवालों की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज वही प्रैक्टिस करेंगे, उसी को यहाँ पे हम लोग आपका समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके लिए एक सवाल इसी पेपर में आएगा डूरंड कप का, ठीक है। डूरंड कप किससे संबंधित है, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, और इन्हीं को हम लोगों को यहाँ पे आपके लिए सवालों को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना अमित? राइट, समझ में आई बात? तो यहाँ पे इसी तरह के जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग यहाँ पे आपका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं आज के इस सफर को। तो यहाँ पे जो आपके लिए पहला प्रश्न आया, जरा इसको देखिएगा, पूछ क्या रहा है कि राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव, यानी कि जो आपका दाहिना भाग होता है ये आपका राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, ठीक। अब इसमें अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो आपके लिए जितना शरीर का जो रक्त होता है, समझिएगा, जितना शरीर का जो रक्त होता है वो आपका राइट साइड से जाता है, और जितना भी आपका यहाँ पे शरीर का जो आपका जो जो शरीर को जाता है ना, जो शरीर की तरफ जाता है, जो जो साफ आपका यहाँ पे होता है वो लेफ्ट से जाता है। पूछ रहा है कि यहाँ पे आपका राइट पोर्शन में कौन सा रक्त होगा। सब इजी सा सवाल है, फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, फिर आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। कौन सा आंसर यहाँ पे राइट होगा आपके लिए? हाँ जी, गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र, गुड मॉर्निंग, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी अगर बात करें, ठीक है, प्योर होगा। सोचिए, शरीर से हृदय की तरफ आ रहा है, समझिएगा, शरीर से अगर हृदय की तरफ आता है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइट होगा? ठीक है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए, शरीर से आ रहा है, शरीर से आ रहा है, लौट के आ रहा है, एक तरह समझो इसको, लौट के आ रहा है, राइट। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे आप लोगों को एक दो इन्फॉर्मेशन और देनी थी। यहाँ पे आप लोगों में से, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, उसको समझाता हूँ आपके लिए। यहाँ पे आप लोगों में से, यहाँ पे डेली आपको जो रेटिंग मिलती है ना, राइट, रेटिंग, ठीक है, उस रेटिंग को आपको कोशिश करके यहाँ पे 4 स्टार तक ही रखना ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कभी भी अगर आपको जैसे मान लीजिए क्लास ओके ओके लगी, मतलब ठीक ठाक लगी आज, ठीक है, थोड़ी बहुत नींद आ गई, थोड़ी बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया, तो उसके लिए 4 स्टार दीजिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगे तो उसको 5 स्टार दें, ठीक है। 4 स्टार से कम क्यों नहीं देना है? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपकी एक मोरल की यहाँ पे बात होती है, ठीक है, और वो मोरल कभी भी किसी का डाउन नहीं होना चाहिए, राइट। उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी सबको क्लियर हो गई। हाँ जी, अजय गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए, ये चीज सबको क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है आपके लिए, यहाँ पे मुझे क्लास की कंफर्म स्टार्टिंग बता दीजिए, अगर आपको फाइल से जुड़ी हुई, बायो का तो हो चुका है, अगर कोई टॉपिक हो तो बताओ, मैं पढ़ा दूंगा संजय, ठीक है। यह खासा लास्ट टाइम भी आपने यही सवाल पूछा था, अगर कोई है प्लीज, ठीक है, उसको एक बार देख लो। अगर आपको लगता है कि अगर जिसका रिवीजन होना है वो भी मुझे बताओ, ठीक है, वो भी करवा देंगे। तो फाइल से जुड़ी हुई, वीडियो से जुड़ी हुई कोई आपकी अगर समस्या हो तो बता दो, अभी कोई भी समस्या हो, कोई फाइल नहीं मिल रही, जैसे आज पीडीएफ के लिए ग्रुप में एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर वो सीएम और वाली दे दो,
तो मैंने रात में खोजा और फिर उसको अपडेट किया। बाद में मैंने खुद देखा कि वहां पे जो है दो तो नए सीएम आ चुके थे, एक पंजाब के आ चुके थे और एक जो है आपके वहां पे गुजरात में नए सीएम बन चुके थे, वो उसमें नाम जो है फिर रॉन्ग हो गए थे। ठीक है, तो ये हो जाता है कई बार बस, है ना। ठीक है नैमतुल्ला जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं, मैंने कहा ना अगर आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना है सबको, गिव मी अ नेम, मैं वो टॉपिक भी आपको इसी में आपको रिवाइज करा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो अब ये हो गया आपके लिए प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब देखो समझना, अगर शरीर से दोस्तों आपका शरीर से आपका हृदय की तरफ जाएगा तो हमेशा ये अशुद्ध ही होगा। क्यों? क्योंकि इसको अब साफ करना है किससे? फेफड़ों से। और फेफड़े तभी जाएंगे जब आप हृदय से यहाँ पे आपका रक्त को भेजोगे, राइट। तो फेफड़ों की तरफ जाने के लिए हमेशा अशुद्ध रक्त आता है, फेफड़ों से आपका शरीर की तरफ हमेशा शुद्ध रक्त आता है। राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो याद रखिएगा हार्ट, हार्ट से जुड़ी हुई दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कुछ बातें हैं। जैसे अगर मैं आपको 4 नंबर दे दूं, ठीक, तो यहाँ पे आपके लिए दोस्तों 4 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? 4 से 4 चैम्बर होते हैं। इसी तरह से अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए जो 4 होगा, नोट कीजिएगा, ये आपका 400 ग्राम वजन बताएगा, 400 ग्राम वजन बताएगा। और इसी तरह से अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहाँ पे 4 लीटर भी बताएगा, ये रक्त बताएगा जो एक हृदय आपका यहाँ पे छानता है। 4 लीटर रक्त छानता है आपका, 400 ग्राम वजन है, 400 नहीं बल्कि आपका 298 है, एग्जैक्ट में बताई दे रहा हूं, और 4 चैम्बर हो गए, राइट। तो अगर आपको 4 नंबर याद है तो आपको यहाँ पे मैक्सिममली 3 चीजें आपकी हासिल हो जाएंगी। नंबर ऑफ चैम्बर यानी कि कुल कोष्ठ कितने होते हैं आपके हृदय में, नंबर 1। नंबर 2 हो जाएगा आपके दोस्तों 400 ग्राम यानी कि इसका वजन हो जाएगा, राइट। 1 मिनट में कितना होता है, राइट। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 4 नहीं होता, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ 5 लीटर होता है। ठीक है, तो अप्रॉक्स पे पहुंच जाओगे, ये 300 के राउंड है तो 400 है आपके पास। ठीक है, तो 4 से 4 चैम्बर, 4 लीटर और 400 ग्राम, अगर आप ये याद करके चले जाओगे, मेरी गारंटी है कि वहां पे आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला, राइट। क्योंकि एसएससी जीडी वगैरह में कभी इतने क्लोज ऑप्शंस देगा ही नहीं, तो आपका एग्जाम का आसानी से निकल जाएगा। ठीक, एक चीज और सुनना, यहां पे अगर कभी कोई कह दे आपसे हृदय के अध्ययन के बारे में, इसके बारे में, हृदय के अध्ययन के बारे में, तो समझिएगा कि अगर कोई कहता है आपसे हृदय के अध्ययन के बारे में, सर पीडीएफ समझ नहीं पाया नेमतुल्ला, पूरी बात बताना जरा। तो यहाँ पे अगर कहें हृदय के अध्ययन के बारे में, तो दोस्तों इसको हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्जन होता है हृदय का, यहाँ पे जो डॉक्टर होता है हृदय का, उसे क्या कहते हो? कोई बता पाएगा? अगर मैं कह रहा हूं अध्ययन को हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं, तो उसके सर्जन को क्या कहते हैं? हाँ जी, फटाफट देगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आपके लिए? क्या कहते हैं उसको, जरा फटाफट बताइए तो, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइट होगा? एनीवन? एक डॉक्टर जो दिल का, दो दिल का डॉक्टर, तो उसे क्या कहते हैं? कुछ लॉजिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? याद आ रहा है? नहीं? चलिए, हाँ शाबाश अजय, यहाँ पे उसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, नोट कर लीजिए। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है आपसे, जरा देखिए। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए कि यहाँ पर देखो, ये इकोनॉमी का सवाल आ गया। ठीक है, हर एक पूरा जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सब यहाँ पे सवाल आएंगे। अच्छा, एक चीज और है, जीडी और इसके अलावा जो एमटीएस का पेपर होता है, उसमें आपके लिए जो पेपर भले ही आपका यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में, लेकिन अधिकतर जो सवाल होते हैं वो इंग्लिश हिंदी में ही आपके यहाँ पे जो है फोकस किए जाते हैं। ठीक है, पूछ रहा है योजना आयोग आपकी किस वर्ष में दोस्तों यहाँ पे स्थापित की गई थी, ये आपके लिए सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए ऑप्शंस हैं 4, जरा पहले एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आखिरकार आपके लिए सही हो सकता है। किस वर्ष में यहाँ पे आखिरकार एक योजना आयोग की स्थापना की गई थी? क्विकली सोच के बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। एमटीएस? अरे बाबा, जीडी और एमटीएस में यहाँ पे आपके लिए, अगर शायद आपको इतना आइडिया अभी है नहीं, जीडी और एमटीएस में अगर बात किया दोस्तों, तो हाँ ठीक है, धर्मराज का राइट आंसर आ चुका है, मुझे शुभम का राइट आंसर मिल चुका। ठीक है, बाकी लोग बताइएगा यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, गुड मॉर्निंग सनी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है क्लास में। तो यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे अधिकतर लोग कह रहे हैं कि दो ऑप्शंस आपको डाउट हो रहा है, एक 1951 में, एक 1950 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 3 वर्ष देता हूं, 1950, 2014 और 2015, बस इन 3 वर्षों में ही आपके लिए हर एक आपका योजना आयोग और नीति आयोग से जुड़ा हुआ स्थापना वर्ष आया था।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए 1950 में तो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक, 1950 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और वहीं आपके लिए 17 अगस्त, नोट कर लीजिएगा, 17 अगस्त 2014 को यहाँ पे योजना आयोग को समाप्त किया गया था। नोट कर लीजिए, यहाँ पर आपका योजना आयोग को समाप्त किया गया था, ठीक है। योजना आयोग को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था, नोट कीजिएगा इसको। हाँ जी, एग्जैक्टली, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें साल 2015, तो नोट कीजिएगा 1 जनवरी, नोट कीजिए यहाँ पे 1 जनवरी, 1 जनवरी को यहाँ पे आपका नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी को यहाँ पे नीति आयोग की आपकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसमें दोस्तों जो पहले आपके लिए यहाँ पे जो है वाइस चेयरमैन बने थे, उनका नाम था अरविंद पनगड़िया, उनका नाम नोट कीजिएगा। फर्स्ट वाइस चेयरमैन बने थे आपके लिए अरविंद पनगड़िया, ठीक है। कौन बने थे आपके लिए? अरविंद पनगड़िया। ये सारे नाम नोट कर लो, क्योंकि अब इससे जुड़े हुए वन लाइनर आपसे पूछेगा, ठीक है। योजना आयोग क्या काम करता है? अजय ने पूछा है कि सर यहाँ पे योजना आयोग क्या काम करता है, अभी बताते हैं। पहले तो ये फैक्ट्स नोट कर लो जो आपके एग्जाम में आएंगे। करंट में कौन है आपके वाइस चेयरमैन? तो इनका नाम हो जाएगा राजीव कुमार। इनका नाम क्या हो जाएगा आपके लिए? राजीव कुमार, ठीक है। आप देखो, योजना आयोग, नाम क्या है? योजना। ये क्या बनाता है? योजना। अब कितने वर्ष के लिए बनाता है, उसी के आधार पर इसको हम लोग यहाँ पे पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं? पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। तो ये करता क्या था? ये सबके लिए, मतलब है बैठा केंद्र में, लेकिन सारे राज्यों के लिए, सारे स्टेट्स के लिए अपना योजना बना देता था 5 साल के लिए, कि लो तुम्हारे लिए 5 साल का ये होमवर्क है, इसे करो आराम से बैठ के, ठीक। तो ये थी योजना आयोग। अब इसमें इसने पता क्या किया? इसने एक और गड़बड़ी कर दी। इसने जो है, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा फाइनेंस कमीशन का, नाम सुना है आप लोगों ने? फाइनेंस कमीशन का नाम सुना है? वित्त आयोग, यस नो जी? अच्छा, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे वित्त आयोग के बारे में, उसका काम क्या होता है? किसी को काम पता है कि एक वित्त आयोग का काम क्या है? वर्क पता है किसी को? वित्त आयोग का काम क्या होता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही बजट होता है, राइट। हाँ, और भी थोड़ा सा क्लोज, बजट तो तैयार करता है, राइट। बजट तो एक चीज तैयार होती है, समझ लो कि आपने प्लान बना लिया, लेकिन जो उसका मेन काम पता क्या होता है? कि सरकार जितना भी टैक्स लेके आती है ना, अब उस टैक्स को किस कैसे राज्यों को देना है, ये काम है फाइनेंस कमीशन का। तो पैसे बांटने का काम, यहाँ पे वो जो पैसे बांटने का काम था, ये भी ये भाई साहब लेके बैठ गए, समझना। तो यहाँ पे दोस्तों आपके कई सारे विभाग थे, वो भी आपके चूंकि बंद हो गए थे, इसीलिए फिर यहाँ पे आपका साल 2017 में, सॉरी साल 2014 में एक और चीज थी, ये केंद्र आधारित है, ये राज्यों की नहीं सुनता था, समझना। ये अपना केंद्र में आराम से बैठा है, इसे राज्य से कोई मतलब नहीं, तो उससे भैया राज्य फिर नाराज होने लगे। तो फिर यहाँ पे आपके लिए इस योजना आयोग को आपका साल 2014 में बंद करके 15 में नीति आयोग को शुरू किया। अब जरा योजना आयोग के बाद, अच्छा एक वर्ष और याद कर लो, एनडीसी का, ये ध्यान दीजिए, एनडीसी का 1952। आप कहोगे आप सर एनडीसी क्या होता है, तो नोट कर लीजिएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। क्या होता है आपके लिए? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। तो अगर मैं बात करूं इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, तो समझिएगा कि आपके लिए जो काउंसिल होती है, इसका मतलब है कि ये आपकी योजना आयोग और नीति आयोग के ऊपर की संस्थान है। मतलब नीति आयोग बच्चा है, ये डैडी। अब नीति आयोग ने अगर कोई डिसीजन लिया, तो ये जो डैडी यहाँ पे नेशनल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है, तो यहाँ पे यही डिसाइड करती है कि तुमने जो डिसीजन लिया वो सही है या नहीं है। तो आखिरी डिसीजन आपका, आखिरी परमिशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दी जाती है, चाहे वो नीति आयोग डिसीजन ले, चाहे योजना आयोग। और इसकी स्थापना हुई थी साल 1952 में। 1952 में ही दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक और चीज हुई थी, राज्यसभा की स्थापना। नोट कर लीजिए, इससे तो चूंकि सवाल पूछा ही गया, तो मैंने कहा बता ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे बढ़ते चलिए, एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए, अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, ओजोन डिप्लीशन के बारे में सवाल। ओजोन डिप्लीशन, तो अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो ये जो ओजोन डिप्लीशन है, पहले तो सवाल को समझिएगा, क्योंकि ये आपका साइंस का सवाल है। इसी में दोस्तों आपके लिए एनवायरमेंट के भी कुछ प्रश्न आते हैं, वो भी आपको जानने पड़ेंगे। कई सारे एनवायरमेंट से जुड़ी हुई कन्वेंशन है, ये कई सारी आपकी यहाँ पे कन्वेंशन हैं एनवायरमेंट से जुड़ी हुई, उनके बारे में भी आपको जानना होगा, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं आपसे बात करूं ओजोन से जुड़ी हुई कन्वेंशन, तो अभी तो पहले दो नाम आप जान, दो नाम कौन कौन से? एक हो जाएगा वियना कन्वेंशन, ये भी ओजोन से जुड़ी हुई आपकी कन्वेंशन है।
और दूसरी हो जाएगी आपके यहाँ पे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। नोट कर लीजिए, ओजोन से जुड़ी हुई दो हैं आपके लिए, कौन कौन सी, ये हो जाएंगी मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल और इसके अलावा वियना। ठीक है, याद कैसे रखना है, याद रखना है आपको मूव के नाम से, याद हो जाएगा, मूव, मॉन्ट्रियल, वियना और ओजोन, याद हो जाएगा। यस नो फटाफट बताते रहना, बोलिए, कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लीजिए, टेक योर 10 सेकेंड्स। मैंने अभी आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताई है जिससे आप लोग ओजोन डिप्लीशन से जुड़ी हुई सारी की सारी आपके यहाँ पे जो दो यहाँ पर आपकी जो है कन्वेंशन है उनको आप याद कर सकते हो। अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, कर लेंगे, है कॉन्फिडेंस है। हिंदी में जरूर, हिंदी में बता देते जरूर। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका वियना कन्वेंशन कहेंगे, इसको हम लोग मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के नाम से जाने। अब हो जाएगा, ठीक, अब हो जाएगा, कर लोगे अब, ठीक है, फिर से बता दें, अच्छा ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, समझिएगा, सबसे पहले तो अब देखो समझो कि मैंने मॉन्ट्रियल, ये ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमारी धरती में एक आपके लिए पूरा ट्रोपोस्फियर है, एक पूरा ट्रोपोस्फियर है। उस ट्रोपोस्फियर के पास जो है आपका यहाँ पे, ये जानते हो ट्रोपोस्फियर होती है, ये लेयर पता है ना, ट्रोपोस्फियर है। उसी के ऊपर एक और लेयर है जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। इसी के पास दोस्तों यहाँ पर आपकी जो ऑक्सीजन होती है, ये आपकी यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होती है समझना, ऑक्सीजन O2 होती है, ठीक। इस O2 में एक आपका यहाँ पे जो है अलग से ये O माइनस ऐड हो जाता है, O माइनस, ये भी O माइनस होता है, ये भी O माइनस। तो यहाँ पे जो आपकी होती है वो ओजोन इकट्ठी हो जाती है, ओजोन, ऑक्सीजन का एक विघटित रूप, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे आपकी इकट्ठी हो गई, समझिएगा, तो ये करती क्या है, देखो ऐसे नॉर्मल ऑक्सीजन होती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेती, राइट। तो ये जो आपके लिए ओजोन होती है दोस्तों, ये ओजोन क्या करती है, यहाँ पर एक तरीके से आपके लिए ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। माने गर्मी आएगी तो जाने नहीं देगी, ठीक है, जाएगी तो आने नहीं देगी। तो इसमें अगर छेद हो गया, सोचो ये एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर है आपकी कि अगर इसमें छेद हो गया तो माने गर्मी रुकेगी नहीं। अगर दोस्तों गर्मी रुकेगी नहीं तो परेशानी। दूसरी चीज, ये अगर दोस्तों यहाँ पे आपकी लगातार कम होती जाएगी तो हमारा जो तापमान है वो भी लगातार बढ़ेगा, ये कंट्रोल कर सकती है टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, अगर आपसे सवाल अब पूछा क्या गया है, सवाल पूछा गया है कि आखिरकार ये आपका किसके पास सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, हार्मफुल सनरे से बॉडी के स्किन को अफेक्ट करती है, ठीक। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए, अब भैया यूवी को भी तो एब्जॉर्ब करती है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, देखो क्या लिखा है, महासागर, ठीक, कटिबंध यानी ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो अब अगर आप इक्वेटर को देखोगे तो ये इक्वेटर है, ये आपका यहाँ पे ट्रॉपिक है और ये पोल है, समझना ये पोल है, ठीक। अब पोल पे ही क्यों कहा गया ये समझिएगा, ओजोन को आखिरकार यहाँ पे इफेक्टेड आपका पोल पे क्यों कहा गया, क्योंकि पोल का एनवायरमेंट सबसे ज्यादा साफ होता है, राइट। यहाँ पे आपकी कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए जितनी भी सनरेज है वो यहाँ पे इकट्ठी हो सकती हैं। यहाँ पे आपका 6 दिन, 6 महीने का दिन भी होता है, बात को समझो, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट का, तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे तो आपके लिए जो पोल्स होते हैं, राइट, इन पोल्स पे आपके लिए, हाँ एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए जो पोल्स होते हैं, इन पोल्स पे आपकी जो है सघनता जो है कम हो जाती है, राइट। तो राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि पोल्स। इतना क्लियर हो गया तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, अगर क्लियर हो गया हो इस चीज को एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, आया नहीं आया, क्या हुआ, हाँ जी, यस नो, समझ में आ गया, कंफर्म जरूर कर देना, क्योंकि ये मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है क्लियर है ना, ठीक है। अब इसी में एक चीज और सुन कि यहाँ पर अब मैंने आपको दो कन्वेंशन बताई मूव के नाम से, ठीक, मॉन्ट्रियल और वियना, ये आपकी किससे संबंधित थी, तो आप कहेंगे सर ये आपके लिए ओजोन से संबंधित है, ठीक है। इसी के अलावा अगर बात करें आपसे तो आपके लिए यहाँ पर एक कन्वेंशन और आती है, और वो कन्वेंशन होती है, जैसे आपके लिए अगर यहाँ पे बात करें आपसे तो जैसे एक और ले लेते हैं आपके लिए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस की अगर बात की जाए आपसे तो ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सी होगी, ग्रीन हाउस गैस, हिंदी में, हिंदी में कहते हैं इसको हरित गृह गैस, हरित गृह गैस।
तो ग्रीन हाउस गैस के लिए यहाँ पर होती है आपकी क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है आपके लिए? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो एक माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए भी होता है, एक आपके लिए माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए भी होता है। तो ये जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती है, समझिएगा यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीसीज का मतलब क्या है? जैसे अपने यहाँ जो है बंगाल फ्लोरिकन आती है। बंगाल फ्लोरिकन कौन है? ये आपकी यूरोप से आती है हमारे यहाँ रहने के लिए कुछ दिन के लिए। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है थोड़ा थोड़ा सा बतख और जो क्या तीतर होता है, तीतर होता है एक्चुअली, वो तीतर की तरह ही होता है। तो तीतर की तरह होता है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इनको जो है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो इनकी सुरक्षा के लिए जो कन्वेंशन बनाई गई है उसका नाम है बॉन कन्वेंशन। वो कर लीजिए, उसका नाम है आपके लिए बॉन कन्वेंशन। ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिलीट करने जा रहा हूँ, एक मिनट रुकना, इसको यहाँ पे आपके लिए डिलीट कर। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपके लिए बॉन कन्वेंशन, समझिएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो ये तो हो गया बॉन कन्वेंशन। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पर एक और चीज है। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपके लिए, वेटलैंड। वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब क्या होता है? वेटलैंड का मतलब होता है दोस्तों आपके लिए आर्द्र भूमि। पैरा बैंगनी किरण के बारे में बताएं, अल्ट्रावायलेट यूवी। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, ग्रीन हाउस गैस के नाम, GHG। ठीक है, देखो इसका मैं तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, देखो समझना, इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, पैरा बैंगनी आपकी किरणें क्या होती हैं? तो यहाँ पे अगर जैसे बात करें आपसे, तो आपके लिए जो यूवी होती है, यूवी के अलावा अगर बात करें तो आपसे इंफ्रारेड होती है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके लिए जो पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है विजिबल लाइट का, यूवी का, इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए इंफ्रारेड का। ठीक है, समझिएगा। तो जैसे अगर मैं कहता हूं आपसे यहाँ पे कि आपके लिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो वेवलेंथ के अगर आप लोग अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके लिए जो अलग अलग रेज आती हैं, उसमें जरा समझने का कोशिश कीजिएगा। आपके लिए देखो मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ आपको, कि अब आप लोगों ने एक्चुअली कई सारे एक साथ सवाल पूछ लिए, तो एक एक करके बताना। जैसे GHG के बारे में बताना, GHG में कभी भी O2 और N2 ये आपकी नहीं। ठीक। अब देखो ऑप्शंस में आपको इन्हीं से परेशान करेगा हमेशा। ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे, अब चाहे आप CO2 ले लो, चाहे CO ले लो, चाहे CH4 ले लो, चाहे इसके अलावा SO2 ले लो, चाहे N2O ले लो, ये आपकी 5 मेन ग्रीन हाउस गैस हो। क्लियर हुआ? किसने पूछा था ये सवाल, किसने पूछा था? संजय जी, क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? जो लिखा है वो पढ़ने में समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्विकली बताइएगा, जो लिखा है वो समझ में आ रहा है? चलिए ठीक। तो ये नोट कर लीजिए। अब आपको देखिए, मैं सिर्फ एक जो ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी सबके लिए जिनको याद नहीं होना है, ठीक है, उनके याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि भैया सीधी सी बात है, बस इतना याद कर लेना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं होती, और वो इन्हीं से आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके लिए CFC भी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं होगी तो कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब देखो, आपने कहा सर अल्ट्रावायलेट को समझा दीजिए। कभी भी अल्ट्रावायलेट को तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं है। अगर सिर्फ आपको इतना पता हो कि 400 से एनएम से लेकर के 700 एनएम तक, ठीक है, 700 एनएम तक अगर यहाँ पे आपके लिए जो रेज होती हैं वो विजिबल होती हैं। वो कैसी होती हैं आपकी? वो विजिबल होती हैं, माने जो आप रंग देख रहे हो, लाल, हरा, नीला, पीला, इसको हम लोग विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम जानते हैं, विबग्योर के नाम से भी जानते हैं, समझिएगा। तो आप भले ही इसको विबग्योर के नाम से जानते हो, अब इससे जो कम होगी, यानी 400 एनएम से कम होगी, 4 × 10⁻⁹ से जो कम होगी, वो अल्ट्रावायलेट है। और जो यहाँ पे आपके लिए 700 से ज्यादा होगी, तो इसको हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे आपके लिए? इंफ्रारेड कहते हैं। बोली समझ में आया? क्लियर हुआ कि इंफ्रारेड क्या है आपके लिए, या फिर आपके लिए जो है अल्ट्रावायलेट क्या है? ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें यहाँ पे आपसे, क्लियर हो गया? ठीक। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछता हूं कि आपके लिए जरा समझना, आपके लिए वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट की या फिर आपके इंफ्रारेड की? क्योंकि इंफ्रारेड के बाद यहाँ पे रेडियो वेव्स आते, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? ये सवाल पूछा गया आपके एग्जाम का, SSC GD के एग्जाम का है। ठीक है, साइंस में हालांकि मैं जाता नहीं हूँ कभी भी, तो यहाँ पे अब क्योंकि आपने पूछा तो मुझे बताना पड़ गया। तो यहाँ पे आपके लिए वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती बताना? रेडियो वेव की, इंफ्रारेड की, या फिर आपके लिए उधर जाए कि इधर जाए, बस ये सोचो। नहीं नहीं,
हम लोग इधर वाले को पकड़े ज्यादा के लिए या कम वाले को पकड़े? वेवलेंथ किसकी ज्यादा हो? अच्छा ये आपके लिए वेवलेंथ ही है, ठीक है, ये समझो ये वेवलेंथ ही है, ये आपकी एनएम में जो बताया ना मैंने, ये वेवलेंथ ही होती है। बताओ किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? अरे भैया किसकी ज्यादा है, सोच के देखो एक बार फिर से, टेक योर टाइम, आराम से देखो बिना हड़बड़ाए, केवल उसको समझने की कोशिश करो कि अगर मैंने आपको कम ज्यादा बताया है तो क्या आप मुझे बता सकते हो आप कि यहाँ पे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? राइट, किसकी होती है भाई? सीधे से देखो, ऐसे सोचो कि कि रे, कि जो रेडियो वेव्स होती हैं आपकी, रेडियो वेव्स हमेशा दूरी तक जाती है, राइट। तो अगर रेडियो वेव्स आपकी दूरी तक जाती हैं तो सीधा सा मतलब है कि इसकी रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो आपके लिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड हो जाएगा, विजिबल और फिर यूवी, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो कोई पहले एक सवाल पूछा जाए, इसी से एक सवाल एक रिवीजन के लिए हो जाए, एक सवाल हो जाए प्यारा सा, क्विकली क्विकली, प्यारा प्यारा सा, ठीक है। सिंपल सा सवाल होगा, ज्यादा कठिन हम पूछेंगे नहीं आपसे, ठीक। सिर्फ मुझे ये बताइएगा, अगर मैंने आपको अब ऑप्शंस दे दिए और ऑप्शन में मैंने पूछ लिया कि यहाँ पे आपके लिए, हाँ वेवलेंथ के अनुसार ही पूछती, क्योंकि वेवलेंथ ही ज्यादातर पूछता है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो उल्टा होगा, वेवलेंथ के अनुसार इनमें से किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? हाँ, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए एक्सरेज, दूसरा हो जाएगा आपके लिए गामा रेज, गामा रेज, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए इंफ्रारेड वेव्स, या फिर चौथा हो जाएगा आपके लिए विजिबल। चलो अब बता दो, जो बताया उसी के अनुसार रखना बस। पूछा है मैंने सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, मैंने पूछा है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है। सबसे पहले धर्मराज का राइट आंसर आया है, फिर नेमतुल्ला का राइट आंसर आया है, ठीक है। इसके बाद क्विकली बताइएगा, ठीक है। फिर ओके, निकी का राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्यारे साथियों बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में तो नोट कर लीजिएगा, जी बिल्कुल सही है आपका राइट ऑप्शन। यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, इसको नोट करो, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर 3। देखो धर्मराज क्या बता रहे हैं, देखो सर ये एसएससी जीडी 2018 का क्वेश्चन है, बताओ अगर ऐसे सवाल आपकी चुटकियों में हो गए तो मुझे बताओ तुम्हारा जीएस का पेपर होगा कि नहीं होगा? पहले एक बार खुद से प्रैक्टिकली आप सोच के देखिएगा, क्या अगर ऐसे सवाल आप लोगों ने कर लिए तो क्या आपका चुटकियों में सवाल जो होंगे वहां पे आपके हल होंगे कि नहीं होंगे, जीडी में स्कोर करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो यही एक छोटा सा मोटिव है, राइट। तो जितना आपके लिए केवल यहाँ पे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो उनको प्रैक्टिस करते रहो बस, ठीक है। बाकी सब तो यहाँ पे आपको बताया ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके अलावा अगर बात करें आपसे यहाँ पे, वेट अ मिनट, अब इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो आपके लिए नेक्स्ट क्या है, हाँ भारत के संविधान के बारे में पूछा गया, समझिए संविधान के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो संविधान में दोस्तों आपके लिए कई सारी चीजें, एकात्मक प्रणाली है, मूलभूत अधिकार है, संघीयता है और सत्ता का विभाजन है, ठीक। पूछा क्या गया है, कौन सी विशेषता नहीं होती, यूनिटरी सिस्टम, आपके लिए फंडामेंटल सिस्टम, फेडरलिज्म, या फिर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर, समझिएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं आपसे तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कौन सी विशेषता नहीं है? हम्म कुछ लोग कह रहे हैं सर डी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर ए होगा। एकात्मक प्रणाली नहीं होती हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो है संघीयता होती है, हमारे यहाँ फेडरलिज्म होता है, संघीयता। एक शब्द बताएंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। संघीयता होती है यूनिटरी सिस्टम, मतलब समझ रहे हो कि हमारे यहाँ केंद्र है, ये यूनिटरी सिस्टम होता है। तो केंद्र तो है ही है, यूनिटरी का मतलब समझते हो, वहां पे अपने यहाँ केंद्र है ना बाबा, राइट। केंद्र होगा तो बात ही खत्म है, फिर तो भाई यूनिटरी सिस्टम है वो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है केंद्र है आप, ठीक। चलो अब देखें, 3 ऑप्शन बचे हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो सर सी होगा या डी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ये आपका भाग 3 में आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए आर्टिकल जो है आपका 35 तक ये आपका रहता है, 13 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये आपका फंडामेंटल राइट रहता है, भाग 3 में आता है। फेडरलिज्म की अगर बात की जाए तो फेडरलिज्म होगा कि डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर का मतलब पता क्या कह रहा है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्या अपने यहाँ पे केंद्र में सुप्रीम कोर्ट और राज्य में हाई कोर्ट है कि नहीं, नंबर 1। क्या हमारे यहाँ पर यूनियन लिस्ट, इसके अलावा स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है कि नहीं? खुद से समझो, मैं नहीं कह रहा हूं आप मुझे मेरी बात को फॉलो करो, खुद से बताओ है डिवीजन पावर कि नहीं?
ठीक, अगर तीनों चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, अब जरा राइट आंसर बता दो, फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार यहां पे आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, कौन सा होगा, सब लोग पहले चेक करके बताओ, मुझे मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, पता नहीं, हो सकता है वो ना हो। धर्मराज का सही हो चुका है, ठीक है, बाकी सब क्या होगा? अजय का राइट आंसर है यहाँ पे, समझिएगा, अभी भी बेटा गलत हो रहा है, समझो। नेमतुल्ला कौन सा होगा बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, संजय का राइट आंसर आ चुका है, हाँ मुस्कान का भी सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, समझिएगा कि हमारा जो भारत है, ठीक है, हमारा जो भारत है ना, ये भारत जो है आपके लिए ये एक क्वासी फेडरल एजेंसी है। भारत क्या है हमारे लिए? ये क्वासी फेडरल, ये समस्या थी, क्वासी फेडरल है, पूर्ण रूप से फेडरल नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छा मुझे बताना, क्या अपने यहाँ ऐसा है क्या कि हर एक राज्य के पास अपना कानून है, अपने यहाँ पे झंडा है, अपनी ही सब कुछ चल रहा है उसका, वो केंद्र को सुन नहीं सकता? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर दोस्तों केंद्र है सबसे ऊपर, और केंद्र के अधीन यहाँ पे राज्य सरकार आपके थोड़े स्वाधीन है, 100% स्वाधीन थोड़े ना है भाई, अलग राज्य की तरह, अलग देश की तरह थोड़ा ना रहते हैं, वो आपके यहाँ पे केंद्र के अधीन रहते हैं। तो प्यारे साथियों, जब कोई भी चीज आपकी केंद्र के अधीन होती है, केंद्र के अधीन होती है, तो इसको यहाँ पे हम लोग आपका क्वासी फेडरल कहते हैं, ना कि आपका संघीय का अर्थ। फेडरल का मतलब क्या है वही तो बताया संजय, सुनो तो, संघीय का मतलब क्या है? जैसे अमेरिका है, अमेरिका का चलो आपको उदाहरण देते हैं, अमेरिका का नाम सबने सुना है, ठीक है। अब अमेरिका में क्या दिक्कत है आपके लिए कि वहां पर हर एक राज्य की अपनी ही व्यवस्था है, उनके अपने गवर्नर है, उनका अपना झंडा है, अपना कानून है। उन्हें यह भी नहीं कि उन्हें जो है केंद्र से कानून की पूछना, उनके अपने ही कानून चल रहे हैं। ट्रैफिक के हो सकता है आपको कैलिफोर्निया में अलग कानून मिले, आपको डीसी में अलग कानून। तो ये मतलब है जब राज्य एक देश की तरह काम करने लगे वो होता है फेडरलिज्म, और जब आपका राज्य केंद्र के अधीन काम करने लगे तो वो होता है क्वासी फेडरल। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कोई डाउट कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है? ठीक है, नेमतुल्ला समझ में आ गया, और बाकी सब संजय को समझ में आ गया, ठीक है। तो ये केवल अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया, एक सिंपल सा एग्जांपल बताया, ठीक है, ये तो क्वालिटी हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो ये तो पॉलिटी का सवाल हो गया, ठीक। अगला सवाल दिखाते हैं आप। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, संविधान सभा के निर्वाचन कब हुआ? समझिएगा, संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था, ये आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके संविधान सभा से 3 से 4 सवाल आपके पैट होते हैं, राइट। पहले आप लोग चुनिएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, ठीक है। अमन का सबसे पहले राइट आंसर आता हुआ, ठीक है, कितने लोग इसका राइट आंसर आप खुद से चेक करो। अब आपके लिए पेपर का सवाल है, इस पेपर के सवाल में आप कौन सा टिक करके आते, ये एक मौका है, सेकंड चांस भी है यहाँ पे, तो इसलिए इस मौके को जरूर उपयोग करो, क्योंकि सेकंड चांस मिलेगा ही मिलेगा। अभी देखना, तुम्हें इतने अच्छे ढंग से तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम कंफ्यूज ही नहीं होगे फिर। हाँ, कौन सा होगा बताओ? इंग्लिश में नहीं है क्या सर, हिंदी में? मैंने बताया ना, ये एसएससी जीडी है भैया, एसएससी जीडी में ऐसे ही सवाल आएंगे, ये जीडी के हैं, जीडी के भी एमटीएस के भी इसी में सवाल मिले हुए। हाँ, क्या होगा बताओ? चूज कर लिया? अब समझो, यहाँ पे अब सिर्फ देखो एक कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद अपने आंसर देखना खुद कैसे आप लोग बदलोगे, ठीक है। हाँ ठीक है, धर्मराज को तो है राइट आंसर। मुझे बताओ भारत की आजादी कब हुई? आप कहोगे सर 1947। बस इससे पहले ही आपकी यहाँ पे कमेटी बनी होगी, आज से 1 साल। कौन सा ऑप्शन? अब ऑप्शन टिक करो भाई, लॉजिक है ना भाई, तुम आजाद हो उससे पहले ही संविधान सभा बनी थी। बोलो निक्की का सही हो गया, देखो अब देखो खुद ही कितने लोग का सही हो गया, निक्की का सही हो गया, सन्नी का सही हो गया, ठीक है। हाँ जी, एक लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, मुस्कान का राइट आंसर आ गया, रोशनी का आ चुका है मेरे पास। बोलो अमित, ठीक है, संजय, बोलो नेमतुल्ला बेटा, सही हो गया यहाँ पे, है कि नहीं? तो यहाँ पे सीधी सी बात है आपके लिए, सर ये तो बहुत आसान है, पॉलिटिकल साइंस का पहला टॉपिक यही है, ठीक है। हो गया टू अजय अजय को हंसी आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, राइट ऑप्शन इतना ही आसान था,
लॉजिकल क्वेश्चन था। क्या था आपके यहाँ पे? लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल, समझिएगा, कभी भी आपको पॉलिटी भी ज्यादा पढ़नी नहीं पड़ती, थोड़ी सी ट्रिक्स, थोड़ा सा समझना, पूरा आ जाएगा आराम से। अगर इन डेप्थ पढ़ना वो चीज अलग होती है, यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का पढ़ना, यूपी पीसीएस का पढ़ना, वो थोड़ा इन डेप्थ हो जाता है, तो उसमें थोड़ी उबियत आने लगती है। पता क्या होता है उसमें? समझाने लग जाएंगे। अब क्या है, ये संविधान सभा क्यों बनाई गई, ठीक है, फिर पता कहां पहुंच जाएंगे? फिर पहुंच जाएंगे कांग्रेस के पास। कांग्रेस ने दोस्तों यहाँ पे आपका 1935 में एक संगठन बनाया, ठीक है सुनना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कहा कि स्वराज अपनाएंगे, तो स्वराज से यहाँ पे संविधान सभा की बात की शुरुआत हुई, यहाँ से खींच के ले जाएंगे, ठीक। अगर आप देखो तो जितने भी आपके लोअर जो आपके यहाँ पे होते हैं क्लासेस के एग्जाम्स, उसमें सीधी सीधी बात बताते हैं, फालतू की बातें नहीं है, ठीक है, और सीधे सीधे टॉपिक होता है, ये जानो, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे संविधान सभा के बारे में, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो भैया, अच्छा याद दिलाया, धन्यवाद आपका। राइट, तो अब देखो समझो, ये हो गया एक सवाल। अब देखो संविधान सभा से और क्या क्या सवाल आते हैं, ठीक। अब पहले यहाँ पे नोट करो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको दो डेट याद रखनी, आपको यहाँ पे दो डेट याद रखनी है। कौन कौन सी? दो डेट में दोस्तों, एक डेट हो जाएगी आपके लिए 9 दिसंबर, 9 दिसंबर, और इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए 9 दिसंबर, और हाँ 9 दिसंबर 1946, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को यहां पर इसकी स्थापना हुई। मैंने कहा ना आजादी से पहले हुई होगी, ऑब्वियस लॉजिकल सी चीज। अच्छा, इसमें जो है आपके 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे बोलो? याद हो गया? एक बार में याद हुआ नहीं हुआ? पहले जरा देखिए कितने लोगों को याद होगा जो मैंने बोला, देखना फटाफट से, वरना फटाफट से क्विकली जो मैंने अभी बोला एक बार जरा रिवीज कर दो, रिवाइज करके दिखा दो। हाँ लिखो जरा, कितना कितना था, ठीक है। इसको देखो याद करने का तरीका भी है, देखो ये जैसे समय याद करना है ना, 11वां महीना आपका यहाँ पे जो है नवंबर का होता है, ठीक है। तो कैसे याद करोगे कि आपके लिए 2 नवंबर और 2018 क्या हो जाएगा आपके लिए? 2 नवंबर 2018, बस हो गया। नवंबर कितना हो गया? 11, 2 साल 11 महीने 2018, ठीक। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, फिर यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा आपके लिए 26 नवंबर, 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे ये आपका खत्म, ठीक है। तो ये है आपके लिए 2 साल 11 महीने और आपके लिए 18 दिन, ठीक। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे आपसे दो सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन से? दो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि आखिरकार इसके आपके चेयरमैन कौन थे? सबसे पहले टेम्पररी एक चेयरमैन बनाए गए थे। ये क्या बनाए गए थे आपके यहाँ पे? टेम्पररी चेयरमैन, समझिएगा, टेम्पररी चेयरमैन। टेम्पररी का मतलब है अस्थिर, अस्थिर चेयरमैन, ठीक है। तो ये जो अस्थिर आपके चेयरमैन थे, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक थे आपके लिए जिनको फिर बाद में उनकी जगह पर बनाया गया था परमानेंट चेयरमैन। क्या बनाया गया था आपके लिए? परमानेंट चेयरमैन। तो ये जो अस्थायी चेयरमैन थे और जो आपके लिए परमानेंट चेयरमैन थे, ये दोनों अलग अलग थे। बी आर अम्बेडकर नहीं थे। बी आर अम्बेडकर के बारे में अभी बता दें, अच्छा वो याद दिला दें। तुम इनको क्यों आखिरकार बोल रहे हो, बता दें, इसका रीजन बताएंगे क्यों याद करते हो ऐसे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे टेम्पररी के बारे में, ठीक है, तो टेम्पररी यहाँ पे आपके बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। नोट कर लीजिए, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पे आपके लिए दोस्तों एक टेम्पररी चेयरमैन के रूप में आपका नियुक्त किया गया, राइट। फिर अच्छा एक चीज और है, ये सिर्फ 2 दिन रहे थे। कितने दिन रहे थे आपकी? ये सिर्फ यहाँ पे 2 दिन रहे थे, ठीक। और 2 दिन के बाद इनको यहाँ पे दोस्तों 9 दिसंबर को, नोट कर लीजिएगा, 9 दिसंबर को परमानेंट चेयरमैन जो है दोस्तों, ये कौन आ गए थे आपके? तो यहाँ पे नाम नोट कीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम हो जाएगा इनका? राजेंद्र प्रसाद। यही हमारे आगे जाकर के पहले राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद ही जो है आगे जाकर के हमारे राष्ट्रपति बने। अच्छा, बी आर अम्बेडकर क्यों याद आते हैं? क्योंकि ये भी आपके चेयरमैन थे। लेकिन चेयरमैन किस चीज के थे? संविधान सभा के थोड़े ना थे, ये ड्राफ्ट कमेटी के थे। किसकी? संविधान, जो आप जिसने संविधान बनाया उसकी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। तो जिसने संविधान लिखा उसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। हाँ, संविधान समिति, ड्राफ्ट समिति, ठीक। तो उसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। वैसे अगर आप देखो तो ये प्रारूप समिति, धन्यवाद अजय, यहाँ पे प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष थे, बस दैट्स इट। लेकिन अगर आप देखो तो आपके लिए राजेंद्र प्रसाद और इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोनों ही प्यारे साथियों यहाँ पे आपके लिए इसके नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा 10 सेकंड ले लो, ठीक है, और 10 सेकंड्स आराम से इसको देख लो। लगभग लगभग संवैधानिक सभा से
आपकी यही 3 से 4 सवाल बनते, एसएससी जीडी बता रहा हूँ, ठीक है। एज सच कोई और एग्जाम्पल ना मत ले लेना, एसएससी जीडी के बारे में मैंने आपको बताया। अभी एक चीज और है, कहो तो शेयर कर दो, बता दें, एक चीज और है, वो झंडा, और कई बार जो है वो आपको वो पूछ लेता है एंथम के बारे में, झंडा और ये बता दें, झंडा और एंथम सॉन्ग याद करना है इसको, झंडा कब आया था, एंथम सॉन्ग और कब आया था, बहुत आसान, करना है, जल्दी से बताओ, करना है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपको जो है 2 वर्ष देते हैं बस, 1947, अब खुद ही आप बताना, मैं नहीं बताऊंगा, 1950, 2 वर्ष है बस। और यहाँ पे अगर मैं कहूं आपसे, तो आपके लिए 3 शब्द हैं, झंडा और नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये राष्ट्रगान हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके लिए, एंथम, एंथम का सॉन्ग हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया, ये राष्ट्रगीत हो गया, समझिएगा, ये आपके लिए क्या हो गया, राष्ट्रगीत, समझिएगा इसको। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, सब पहले से कम वॉल्यूम आ रहा है, पहले से कम वॉल्यूम आ रहा है, अभी अभी ठीक हुआ, हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक हुआ, नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने कहा था, जिन्होंने कहा था, नहीं नहीं संजय आपने नहीं, बेटा क्लियर हो गया, आप बता दो बस, बस जिन्होंने पूछा था, जिन्होंने पूछा था उनके लिए क्लियर है, नहीं है, बाकी सबको बताना तो जरा, आप लोगों को भी वॉइस की दिक्कत आ रही है क्या, बाकी लोगों को भी वॉइस की दिक्कत आ रही है क्या, ठीक है नमतुल्ला, ठीक है, अच्छा रोशनी जी हो गई अब, चलो ठीक है, ठीक है, नहीं 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 नहीं, अरे एक लोगों ने कहा था इसलिए पूछा मैं ऐसे नहीं पूछा, ठीक। अब देखो मुझे बताना, अब मुझे बताओ कि आपको जो है 15 अगस्त को झंडा तो फहराना है, गाना चाहे गाओ या ना गाओ, समझना। तो इन 3 चीजों में से आप कौन सी चीज प्रेफर करके 1947 में से एक राष्ट्रीय झंडे का रूप दे दो, सॉरी एक राष्ट्रीय यहाँ पे आप स्थान दे दो, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए क्या आ जाएगा, राइट आंसर क्या बनेगा बताओ आपके लिए। तो आप कहोगे सर कि यहाँ पे 1947 में भैया पहले तो झंडा फहराने को ही चाहिए होगा, गाना तो बाद में गाओगे, तो 1947 में झंडे को हमें राष्ट्रीय झंडा बना, ठीक। लेकिन अगर बात की जाए आपसे 1950 में, तो हम लोग जो है दोस्तों यहाँ पे दोनों चीजें गाते थे, तो यहाँ पे नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, और जनगण मन को नेशनल एंथम बना दिया, इसके द्वारा लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहाँ पे आपके लिए लिखा गया था, ठीक है। अब बताइए, अब यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी आ चुका है कि अभी एक बार और बताना है, आ चुका है कि एक बार और बताना है, इतना क्लियर हो गया, जल्दी से बताना है, इतना क्लियर हो गया यहाँ पे, कंफर्म, ठीक है, अब कर ले जाओगे ना, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, देखिए अगला सवाल कहता है, अगला सवाल कह रहा है आपसे महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है, महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी से अगर जुड़ी हुई बात करें आपसे, तो यहाँ पे कई सारे आपसे सवाल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपसे जो है, क्या हो गया, बंकिम चंद्र चटर्जी, अच्छा वंदे मातरम, हाँ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक आवश्यक, तो भैया ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गांव पे हमेशा फोकस रखा, नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, तो ये वही व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने आपका चरखे को ज्यादा महत्व दिया, नंबर 2। ये वही व्यक्ति हैं दोस्तों जिनके द्वारा यहाँ पे आपके लिए, जय फटाफट बताना राइट आंसर क्या होगा, कोई के लिए बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपके लिए, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है शाबाश, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ना खड़क से ना तलवार से, ठीक है। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी, बुक, उसका नाम क्या था, उसका नाम था माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है दोस्तों, ये इनकी किताब थी। इनके द्वारा मैगजीन भी छापी गई थी, इनके द्वारा मैगजीन भी छापी गई थी, इसका नाम था हरिजन, ठीक है, हरिजन इन्हीं के द्वारा छापी हुई मैगजीन थी। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा, तो यहाँ पे इनके द्वारा दोस्तों आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण आपके आंदोलन किए गए थे। सर ये क्वेश्चन आया था 2018 में, ठीक है ना, अमन, मतलब हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अच्छा बुक वाला सवाल आया था ये वाला, तो वही, हाँ अच्छा, बुक वाला सवाल भी आया था, ओह माफ कीजिएगा। तो
तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, इतना बुक वाला तो शायद मुझे ध्यान नहीं है, चलो ठीक हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, हाँ ठीक, नहीं अब सुनो, अभी सुनो जो आपसे सवाल पूछा था। पहला सवाल क्या पूछेगा कि महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था, ये आपसे सवाल पूछता। महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था? तो नोट कीजिएगा, चंपारण। कहाँ पे किया गया था आपका? चंपारण मूवमेंट। चंपारण आपका यहाँ पे मूवमेंट हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था साल 1917, तब किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए, हाँ क्या हो गया, एक मिनट हो गया, क्या हो रहा है आज? हाँ क्या कह रहे हो? ठीक है, नील की खेती, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, एक सवाल और पूछता है कि यहाँ पर पहली भूख हड़ताल कब की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा? भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, ठीक है। तो अच्छा, ये पहले सत्याग्रह करते थे, मतलब पहले जाते थे भारत को विजय दिलाओ, भारत को विजय दिलाओ, ये कहते रहते थे, ठीक है। अब इन्होंने ये सीख लिया कि नहीं, भूखे रहकर भी अपनी बात को मनवाए, आप लोग मत करो, तो भूखे रहकर भी आपका अपनी बात को मनवाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये पहला जो आपकी भूख हड़ताल थी, ये आपकी की गई थी आपके लिए, जो एक वो हुआ था अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आपकी यहाँ पे ठीक इसी टाइम हुई थी आपकी 1917-18 में ही। तब यहाँ पे जो है इनके द्वारा 1980 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर, हाँ वही कर रहा हूँ, ये 17-18 में हुई थी भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो इन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल कब की? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। पहला सत्याग्रह कब किया? तो चंपारण मूवमेंट में किया, राइट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए दो और आते हैं, 1920 और इसके अलावा 1930, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्यों? एक है आपके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। एक क्या है आपके लिए? एक है असहयोग आंदोलन, ठीक है। एक क्या हो गया आपके लिए? असहयोग आंदोलन, जिसको हम लोग यहाँ पे एनसीएम, फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपके लिए? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। एक तो ये है आपके लिए। इसके अलावा अगर बात करें आपसे, हाँ 1900 ना 1930 में इससे भी बेहतरीन चीज थी, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो आपके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन था, समझिएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के द्वारा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक चीज फैला दी थी कि अब भैया यहाँ पे भारत जो है आपके लिए, हाँ डांडी मार्च भी हुआ था, ठीक है, लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, डांडी मार्च भी हुआ था। मैं वो बता रहा था जिससे सवाल पूछा था, डांडी मार्च से भी आया है, सॉल्ट मार्च कहते हैं उसको, ठीक है। अब नाउ 10 सेकंड लीजिए जरा, इस पूरे यहाँ पे आप जरा इस पूरे डिस्क्रिप्शन को देखिए, अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ से जुड़ी हुई कोई भी डाउट या समस्या हो, कोई यहाँ पे स्पेलिंग में दिक्कत हो या किसी और चीज में समस्या हो, तो वो जरूर पूछिए, स्वागत है आपका। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? डन, ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, आपके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर जवाहरलाल नेहरू से आपके लिए सवाल आएगा तो वही आएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का, बस एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का आएगा, दूसरा इनके द्वारा यहाँ पे योजना को शुरू किया गया था, पंचवर्षीय योजना को, बस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस से अगर बात करें, सी राजगोपालाचारी, तो चलिए अलग हो गया। सुभाष चंद्र बोस से यहाँ पे आपके लिए जो है पराक्रम दिवस कहा जाता है इनके बर्थडे को, ठीक है। और इसके अलावा आजाद हिंद फौज के ये दूसरे अध्यक्ष थे, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें, अगला सवाल क्या कह रहा था? अगला सवाल क्या कहता है आपसे कि यहाँ पर अगर किसी को हम लोगों ने आपका एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट अगर घोषित कर दिया, समझिएगा, अगर हमने किसी को भी यहाँ पे आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट अगर घोषित कर दिया है, तो उसको यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, समझिएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, सर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा? दुनिया जानती है क्यों मारा, राइट। पाकिस्तान विभाजन कर दिया था उन्होंने, और नाथूराम गोडसे जो है वो चाहते नहीं थे, राइट। उन्होंने क्या कह दिया कि पाकिस्तान का एक तरफ विभाजन कर दिया, दूसरी तरफ उन्होंने ये कह दिया कि जो मुसलमान चाहें वो यहाँ पे भारत में रहें और बाकी लोग जो हैं वो चले जाए, मैं नहीं चाहता कि मुसलमान भारत छोड़ के जाए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। नील की खेती पर फसल क्यों नहीं होती? नील की खेती पर फसल क्यों नहीं होती, अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पे अब चूंकि भाई उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया, अब स्टेटमेंट देने के बाद जो है नाथूराम गोडसे, ये आपके उस समय एक
संघ चलता था, संघ, संघ का नाम था, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे नाथूराम गोडसे जो है ये आपके एक्सट्रीमिस्ट थे कि अगर तुमने कहा है तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, तो उन्होंने उठा के महात्मा गांधी को गोली मार। आप लोग जान के हैरानी होगी, ये कभी उन्हीं के अनन्य सदस्य भक्त रहे थे महात्मा गांधी, ठीक है, फॉलोअर थे उनके। हाँ देखो यहाँ पे अगर बात करें, नाथूराम का भाषण मैंने सुना है, पावरफुल है। हाँ पावरफुल तो था ही था, है ना। तो यहाँ पे वैसे गोली मार के किसी को कोई सहारा नहीं, तुम अगर असहमत हो, असहमत बहुत से लोग हुए, ऐसा नहीं था कोई तुम पहले नहीं हुए तो कोई तुम बाद में नहीं हो तो तुम गोली मार दो। असहमत थे तो ठीक है, जो तुम्हें करना था वो काम करते ना, गोली मार के तुमने क्या किया, ये तो समझो। गोली मार के कुछ नहीं हुआ, ना रुका विभाजन ना कुछ हुआ, ठीक है। अच्छा, नील की खेती पर फसल क्यों नहीं होती? नील की खेती पर फसल इसलिए नहीं होती है क्योंकि फिर वो बंजर कर देती है उस जमीन को, समझिएगा। अगर आपके यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि नील की खेती में आपको जो है कैल्शियम ज्यादा चाहिए, ठीक, अब नील की खेती आपने जब की तो यहाँ पे उसमें कैल्शियम ज्यादा चला गया, बात समझना। तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई और खेती फिर आप नहीं कर सकते, वो बंजर कर दी। कुछ यहाँ पे आपकी जो क्रॉप्स होती हैं वो वीड कैटेगरी की होती है, समझ रहे हो, वीड कैटेगरी समझते हो, कि वो आपका बंजर। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, पंजाब में, पंजाब में आप सबको पता हरित क्रांति आई थी, ये सब सुनने सुना है ना, ठीक। पंजाब में भले ही हरित क्रांति आई थी, लेकिन आज आपको स्थिति बता दें कि यहाँ पे एग्जैक्टली आज आपकी स्थिति बता दें, वहां पे इतना केमिकल इस्तेमाल हुआ कि पंजाब की आधी जमीन बंजर है, उगा नहीं सकते तुम कुछ, ये स्थिति है। अगर वो केमिकलों का, वो भी पता टनों में केमिकल यूज कर रहे हैं, वो टनों में, तब जाके उनकी ये इतनी फसल हो पा रही है, समझ लो। तो ये कुछ वीड्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे यूकलिप्टस, कहीं यूकलिप्टस उगा दो, तो तुम लोग खेतों के किनारे खेतों में कर दो एक बार जरा, यूकलिप्टस बंजर कर देगा उठा के पूरी जमीन, समझ लो, ये होता है, ठीक है। दोनों लोग बताना क्लियर हो गई जो आप लोगों ने सवाल पूछे थे? कौन कौन थे? संजय थे और इसके अलावा यहाँ पे नेमतुल्ला, दोनों को क्लियर हो गया? अमन, अमन और नेमतुल्ला क्लियर हो गया, है ना, सही कहा ना नेमतुल्ला, है ना, ठीक है। तो अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, धन्यवाद आपका। तो यहाँ क्या सांगवान, क्या सांगवान नहीं समझा? अच्छा देखो, अब यहाँ पे कर क्या कह रहा है आपसे कि भैया अगर आप किसी को पैसा ना लौटाओ, समझना, अगर भैया आप यहाँ पे किसी को पैसा ना लौटाओ, समझना, ठीक, तो वो ऑब्वियस सी चीज बताना, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं कि वो कब तक आपका यहाँ पे एनपीए घोषित नहीं करेगा। एनपीए का मतलब कब तक उसे ये डर नहीं रहेगा कि आप उसको पैसा लौटाओगे या नहीं लौटाओगे। 3 ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन है 1 महीना, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 3 महीना, या फिर चौथा ऑप्शन है 14 दिन। बताओ कितने महीने के बाद आपको लगेगा भैया अब ये नहीं लौटाने वाला, अब हम चाहे जितना इंतजार कर लें हमारे बस की नहीं, कब लगेगा आपको? पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए, खुद से सोच के बताना। ये मत कहना कि सर ने बताया था तो हमने कह दिया, नहीं, मैंने कहा इसमें से ऑप्शन देखो, 140 नहीं, सिर्फ 14 दिन है आपके लिए, सिर्फ 14 दिन। 14 दिन ही बाद लग जाएगा तुम्हें, तो 14 दिन के बाद ही तुम हल्ला काटना शुरू कर दोगे, उसको टाइम भी नहीं दोगे कि चलो वो लौटा नहीं पा रहा है तो थोड़ा पैसा अपना जुटा ले। खुद से सोचो ना कि भैया इतना तो टाइम दोगे। हमने कहा चलो ठीक है भैया, चलो हो सकता है एक, हर किसी को मौका दिया था ना कि चलो ठीक 1 महीना नहीं हुआ, चलो ठीक, हो सकता है मे बी बाई चांस कि उसके पास थोड़ा समस्या हो पैसे की, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपके लिए 90 डेज होता है, 90 डेज के अगर ऊपर पैसा चला गया, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर जो है एनपीए, एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है वो पहले नोट कीजिएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब अब ये हमें ऐसा लगता है कि हमारा पैसा डूब गया, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है आपके लिए कि यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका पैसा डूब गया तो उसे आप एनपीए की कैटेगरी में रखते हैं। किसकी कैटेगरी में रखते हैं? कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पे इसके अलावा अगर 1 साल से ज्यादा हो जाए वही पैसा, अभी तो एनपीए में रखा है, अभी उसने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। अब अगर यहाँ पे आपका 1 साल से ज्यादा हो, ठीक है, तो अगर ये 1 साल से ज्यादा हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका सब स्टैंडर्ड असेट। नोट कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? सब स्टैंडर्ड असेट। अगर आपने 1 साल से ज्यादा किस्त नहीं जमा की तो ये आपका सब स्टैंडर्ड असेट में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो बैंक होगा आपके लिए, ये आपके लिए यहाँ पर जो है एक्शन ले सकता है, समझना, ये बैंक जो है आपके लिए यहाँ पे एक्शन ले सकता है। तो अगर बैंक एक्शन लेने के लायक होगा तो उसको सब स्टैंडर्ड असेट में रखेगा। और वहीं अगर कोई किस्त जमा ना हुई, अगर कोई किस्त जमा ना हो,
अगर कोई किस्त जमा ना हो, अब क्या कहोगे इसको? तो यहाँ पे प्यारे साथियों, इसको हम लोग यहाँ पे आपका लॉस एसेट के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लॉस एसेट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया लॉस एसेट, ये हो गया यहाँ पे आपके लिए सब स्टैंडर्ड एसेट। एक बार देख लो, अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। फिर इस यहाँ पे एक शब्द और आपको बताना है, डिफॉल्टर। यहाँ पे जो डाउट हो वो पूछ लो आप। ये होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, ये होता है आपके यहाँ पे डाउटफुल एसेट। जो डाउट हो वो पूछ लो आप लोग यहाँ पे। यही तीन चीजें आपसे पूछी जाती है, एनपीए क्या है, लॉस एसेट क्या है, या फिर सब स्टैंडर्ड एसेट। इसके अलावा जो डाउट हो वो एक बार पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? समझिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे प्यारे साथियों, तो आपके लिए एक शब्द और होता है डिफॉल्टर, यानी कि दिवालिया। एक शब्द क्या होता है, डिफॉल्टर यानी कि दिवालिया। अब ये दिवालिया कौन है? दिवालिया है माल्या। कौन है आपके लिए यहाँ पे? माल्या। माल्या को क्या हुआ? माल्या ने सीधे सीधे कह दिया कि भैया अब हमारे पास आपका लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं है। और पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अकाउंट में कुछ पैसा नहीं। उसने सीधे सीधे कह दिया। ठीक। तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी अपने हाथ खड़े कर ले या कह दे कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं, तो अब ऐसी स्थिति में वो यहाँ पे क्या कहा जाएगा? उसको यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डिफॉल्टर कहेंगे। ठीक है, इसको डिफॉल्टर कहा जाता है। डिफॉल्टर का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा आपके लिए किंगफिशर। क्या हो जाएगा आपके लिए? किंगफिशर। ठीक है सर, किंगफिशर का माल्या है मालिक। हाँ बिल्कुल सही कहा, माल्या कौन है उसका? किंगफिशर का मालिक है। ठीक है। और अगर बात करें पैसा ना लौटाना हो, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद सब स्टैंडर्ड एसेट, यानी कि अब सरकार आपका जो है, बैंक जो है एक्शन ले सकती है। अच्छा, सच में? चलो बढ़िया है। और यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों आपके लिए जो लॉस एसेट होता है, मतलब फिर से आपका पैसा वापस। यहाँ पे लॉस एसेट का मतलब क्या होता है? पैसा वापस नहीं आएगा, पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अभी आपका यहाँ पे फिर से सेशन लगेगा, राइट? पता है ना? अभी आपका फिर से एक और सेशन होगा अभी, एक के एक क्लास छोड़ के दूसरी क्लास। पता है नहीं पता अभी आप लोगों को? राइट। तो अब जो यहाँ पे आपके लिए आगे के सवाल होंगे वो मैं आपको यहाँ पे 2018 पूरा आज कवर करा दूंगा। ठीक है। अब जो बाकी के सवाल बचे केवल उनको एक बार देख लीजिए। ठीक है। एक सवाल आपके लिए यहाँ पे जो है सेंसस से है, अभी कुछ यहाँ पे आपके जो है बायो से है, कुछ एक दो ज्योग्राफी से भी हैं, आर्ट एंड कल्चर से हैं, गेम से हैं, और इसके अलावा थोड़े बहुत यहाँ पे आपके लिए जो है इससे है, क्या नाम है, बायोलॉजी से। ठीक है। तो ये सारे सवाल आज हम लोग आपके पूरे पूरे खत्म कर देंगे। और जो इसके अलावा जो है यहाँ पे आपके लिए बच्चे हैं जो इसके अलावा होंगे आपके मैथ के और वो होंगे। ठीक है। वो लोग आप अपना प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। अब अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, वो पूछ लीजिए आज के पूरे टॉपिक में से। आज हम लोगों ने आपका हिस्ट्री का टॉपिक देखा, गांधी जी का। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने देखा आपके लिए जो इकोनॉमिक्स कुछ टर्म्स देखे। ठीक है। इनसे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो वो अभी आप पूछ लीजिए। कोई भी सवाल रह गया हो या कुछ पूछना हो आपको, एनपीए के बारे में पूछना हो, एनपीए के बारे में पूछ सकते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, डाउटफुल एसेट होता है, और इसके अलावा लॉस एसेट होता है। तो सीधी सी बात है, एसेट के बारे में अगर बात करें ना, तो इसका मतलब होता है घाटा, बस दैट्स इट। मतलब एसेट का मतलब संपत्ति, तो लॉस एसेट का मतलब संपत्ति चली गई, सीधी सी बात। ठीक। चलिए, और कोई डाउट, कोई समस्या? चलिए, ये तो खैर अच्छी चीज है, अगर डाउट्स नहीं होते हैं तो अच्छा लगता है, राइट? अच्छा चलो, एक सवाल पूछा जाए, एक छोटा छुटकू सवाल क्लास को खत्म करने से पहले, एक छुटकू सा सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए आप सबका। है, एक छुटकू सा सवाल पूछते हैं जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी उसके आधार पे। ठीक है। तो यहाँ पे जरा मुझे बता देना, चलो क्लास के चलते चलते वाला सवाल होगा आपके लिए। एक मिनट, नहीं नहीं, एक वेट अ मिनट। ठीक है, तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी पीडीएफ को। ठीक है, फिर मैं पीडीएफ चेंज नहीं करूंगा, इसी पीडीएफ में आपका कंटिन्यू कर देंगे। सिर्फ मुझे जरा ये बता देना, जो मैंने ट्रिक बताई थी, हाँ, उस ट्रिक से जरा याद करके मुझे बताना कि आपके लिए जो ओजोन डिप्लीशन था, याद करो ट्रिक, जो ओजोन डिप्लीशन था उसके लिए कौन कौन से 2 कन्वेंशंस थी? ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी मूव। चुटकियों में आंसर आना चाहिए। हाँ हाँ, नाम बताना है, ट्रिक थोड़ा ना बतानी है। और नाम बताओ। नहीं, अरे कौन कौन सी कन्वेंशंस थी ओजोन के लिए? हाँ, वो विजिबल के लिए, सही का पूछा। मैंने पूछा ओजोन के लिए कौन सी कन्वेंशन थी, ओजोन के लिए।
ओजोन के लिए कौन सी कन्वेंशन थी? मूव। नहीं, एम से था मॉन्ट्रियल, वी से था वियना। कहां भटके जा रहे हो तुम लोग? ठीक है, एक बार जरा पूरी पीडीएफ को आप लोग रिवाइज कीजिएगा, अभी आपको एक साथ मिल जाएगी पूरी पीडीएफ। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपका ये सेशन होता है यहीं पे अंत। ठीक है, अभी हम लोग मिलेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, थैंक यू।